अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम एक्स रेज की ऑलमोस्ट बात कर चुके थे, बस उसके कुछ ग्राफ्स वगैरह रह गए थे। और ग्राफ्स को देख लेते हैं। ग्राफ्स में अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का उसका ग्राफ बेसिक सा प्लॉट होता है। एमडी कैट में तो 2-3 दफ़े ग्राफ आ चुका है। वैसे इस ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस के नाम वो इंटेंसिटी प्लॉट करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब जो एक्स एक्सिस है, उस एक्सिस के नाम वो वेवलेंथ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ की प्लॉटिंग में एक एक्सिस इंटेंसिटी आपको बता दिया था मैंने लास्ट टाइम के, जितनी नंबर ऑफ एक्स रे ज़्यादा होंगी वो इंटेंसिटी होगी, और दूसरा एक्सिस जो है वो वेवलेंथ का है। अब ये ग्राफ कुछ यूँ स्केच हो रहा होता है, ये इसकी शेप बनी, ये यूँ ग्राफ बुक में ना, पंजाब की बुक में इस तरह स्केच हुआ है, केपी की बुक में तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अगर आइडेंटिफाई होने के लिए आ जाए तो इस तरह की शेप आपके माइंड में होनी चाहिए। इसमें जहाँ से ग्राफ शुरू होता है ना, ज़ाहिर है ये वेवलेंथ का एक्सिस है, तो वहाँ पर वेवलेंथ मिनिमम होगी। अब इस ग्राफ का ये जो पोर्शन है ए से बी तक, ये जो आपको स्मूथ सा पोर्शन नज़र आ रहा है, ये स्मूथ पोर्शन शो करता है कॉन्टीन्यूस एक्स रेज को। यानी ये स्मूथ पोर्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस एक्स रेज का है। और ये जो स्पाइक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये स्पाइक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्पाइक्स बेसिकली करेक्टरिस्टिक एक्स रेज के हैं। करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, ये बस चंद छोटी छोटी बातें याद रखनी कि अगर इस तरह का ग्राफ प्लॉट हुआ आ जाए, तो पंजाब की बुक में ये बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो आप इसको चूज़ कर लेंगे कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है ए से बी तक वो कॉन्टीन्यूस एक्स रेज है, और आगे आपको जो स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली करेक्टरिस्टिक एक्स रेज के स्पाइक्स हैं। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा ज़्यादा बेहतर देखना चाहें तो केपीके की बुक में बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वो कुछ शो बना, ये नहीं कि केपीके की आप पंजाब वाला चूज़ करेंगे। अगर ये वाला बना हुआ आ जाए तो इस तरह चूज़ कर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा डिटेल ग्राफ बना हुआ आ जाएगा तो ज़ाहिर आप डिटेल को प्रेफर करेंगे। अच्छा, एक दो बातें और कर लेते हैं फिर नीचे चलते हैं। आपको ये तो पता है ना, एनर्जी का और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो शुरू में कॉन्टीन्यूस एक्स रेज है ना, ये कॉन्टीन्यूस एक्स रेज है, और बाद में करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, तो वेवलेंथ किसकी मिनिमम है? इधर वेवलेंथ बढ़ रही है ना, तो शुरू में ये सारी कॉन्टीन्यूस है ना, इनकी वेवलेंथ कम होती है तो फिर इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो कॉन्टीन्यूस एक्स रेज होती हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है दैन किन एक्स रेज से, करेक्टरिस्टिक एक्स रेज से। वो ग्राफ से हमें नज़र आ गया कि शुरू में इनकी वेवलेंथ मिनिमम है ना, इनकी जब वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। इनको अगर देखा जाए तो इनकी आगे चल इधर ज़्यादा होना तो इंटेंसिटी और चीज़ होती है, वो इंटेंसिटी की स्पाइक्स है ना। तो वेवलेंथ ज़्यादा किसकी है, करेक्टरिस्टिक्स की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो एनर्जी कॉन्टीन्यूस की ज़्यादा होती है दैन किससे, करेक्टरिस्टिक्स से। हाँ, अगर आप इंटेंसिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ रेज किसकी ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर है ये जो हाइट है वो किसकी, इंटेंसिटी की है। तो इंटेंसिटी आप ओवरऑल आप कह सकते हैं इंटेंसिटी करेक्टरिस्टिक एक्स रेज की ज़्यादा होगी दैन किन एक्स रेज से, कॉन्टीन्यूस एक्स रेज से। करेक्टरिस्टिक एक्स रेज ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्टीन्यूस से। स्पाइक्स या हाइट जो है वो इंटेंसिटी को शो कर रही है। इनकी इंटेंसिटी देखें यहाँ तक है, कम इंटेंसिटी है कॉन्टीन्यूस की, करेक्टरिस्टिक्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी करेक्टरिस्टिक्स की ज़्यादा होगी दैन कॉन्टीन्यूस से, एनर्जी बता चुका हूँ। और ग्राफ जहाँ से शुरू होता है वो लेमडा मिनिमम है। लेमडा मिनिमम कल बताया था, फीचर ही किन एक्स रेस का होता है, कॉन्टीन्यूस एक्स रेस का फीचर है। एक तो ये बात याद रखनी। नेक्स्ट अगर हम बच्चों ग्राफ की तरफ आएँ तो कुछ यूँ इसके ग्राफ्स बनते हैं। ये जो आप लोगों की केपीके की बुक में आप लोगों ने पढ़ा है, फेडरल बोर्ड में बना हुआ है, ये ग्राफ जब उसने बनाया तो ये तो मैंने आपको पोर्शन बता दिया ना कि ए से बी तक जो है वो तो कौन सी कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस एक्स रेज है। सी यू एन खाली लिखा है, इसका मतलब कॉन्टीन्यूस ही है। अब आगे स्पाइक्स बने, आगे स्पाइक्स आपको पता है जिस जगह पर बने हो वो शो कर रहे होते हैं करेक्टरिस्टिक एक्स रेज को। अब हमें पता है जो पहले आएंगी उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि वेवलेंथ कम होगी ना, और जो बाद में आएंगी उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये पहले तीन स्पाइक्स है ना, ये तीन तीन स्पाइक्स बने हुए हैं। अब ये है तो सारी करेक्टरिस्टिक एक्स रेस, लेकिन ये जो पहले वाली है ये के सीरीज़ है, और बाद वाली जो है वो एल सीरीज़ है। क्योंकि के सीरीज़ की एनर्जी बताया था ना, एनर्जी ऑफ के सीरीज़ जो होती है वो ज़्यादा होती है देन एनर्जी ऑफ एल सीरीज़ है ना, यानी के सीरीज़ की एनर्जी ज़्यादा होगी देन एल सीरीज़ से।
ठीक है, पहले कल बात हो भी चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये के सीरीज एल सीरीज है। अब जो जितना पहले आता है ना, इतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जो पहले आता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो के सीरीज में ज़्यादा एनर्जी किसकी थी? के गैमा की थी ना। इसका मतलब है कि अगर के पे गैमा की एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, जो पहले वाला होगा फिर के गैमा को शो करेगा, दूसरे वाला जो होगा वो के बीटा को शो करेगा, और तीसरे वाला जो होगा के अल्फा को शो करेगा। क्योंकि जितना पहले आएगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी के गैमा की ज़्यादा बीटा से, के बीटा की ज़्यादा के अल्फा से। आपसे ये पूछ सकता है इनको आइडेंटिफाई करके दें। इसी तरह एल सीरीज में सबसे ज़्यादा एनर्जी एल गैमा की, उसके बाद एनर्जी एल बीटा की, और एंड पे जो एनर्जी बनेगी वो एल गैमा की होगी, सॉरी एल अल्फा की होगी। तो आपसे आइडेंटिफाई होने के लिए आएगा। इनमें से सारों के ऊपर तो एरो नहीं बनाया गया, एक या दो के ऊपर एरो उसने बनाया होगा, और आपसे पूछेगा बताएं इनमें से कौन सा किसको शो कर रहा है। ये बातें आपको समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो फीचर बनता होता है वो ये है कि आप लोगों को मार्किंग आनी चाहिए किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। अब अगर आप इंटेंसी वाइज देखें ना, तो जो पीक की हाइट है वो इंटेंसी को शो करती है। एनर्जी के गैमा की ज़्यादा है, ये तो कल पढ़ा दिया था ना, इसलिए क्योंकि सबसे पहले आ रहा है। इंटेंसी कल हम लोगों ने पढ़ी थी कि अल्फ़ा की ज़्यादा है, तो देख लें कि अल्फ़ा की स्पाइक बड़ी है बीटा से, और बीटा की स्पाइक बड़ी है गैमा से, क्योंकि स्पाइक की हाइट इंटेंसी को शो करे। तो इंटेंसी अल्फ़ा की ज़्यादा है, लेकिन अल्फ़ा की एनर्जी के गैमा से कम है। तो इधर इनकी इस तरफ जो है ना, जाते हुए एनर्जी कम हो रही है, और ऊपर जाते हुए इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है। जो बातें के सीरीज़ के लिए की हैं वही सारी बातें अल्फ़ा के लिए, एल सीरीज़ के लिए भी हैं। एल अल्फ़ा की देख लें स्पाइक ऊपर है देन किस से, गैमा से, तो एल अल्फ़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी देन किस से, एल गैमा से। ये भी हो सकता है कि आपका ग्राफ ये वाला थोड़ा चेंज होकर यूँ बना हुआ आ जाए, तो वो थोड़ा ग्राफ को मॉडिफाई कर दे और ये ग्राफ यूँ आ जाए इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। मतलब वो स्पाइक्स थोड़े कम समटाइम कर सकता है। मतलब अगर आप यूँ समझ लें कि अगर 6 की बजाय 4 स्पाइक हो जाए, 6 की बजाय 4 स्पाइक्स हों, तो वही बात पहली के सीरीज होगी और नेक्स्ट वाली एल सीरीज होगी। अब यूँ समझ लें स्पाइक किसको शो कर रहा है? गैमा को ना, सॉरी स्पाइक शो कर रहा है इंटेंसी को ना। तो इंटेंसी दोनों के गैमा की कम होती है, मतलब के गैमा की इंटेंसी भी कम होती है और एल गैमा की इंटेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है ना। तो जब 4 स्पाइक्स हों तो समझे गैमा ख़त्म हो गया। गैमा ख़त्म होने का मतलब है कि गैमा को हम शो नहीं कर रहे ना। क्यों शो नहीं कर रहे? कि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। इंटेंसिटी कम होने का मतलब है उसकी रेज ही कम होती है ना। इसका मतलब ये होगा कि जो पहले वाली आपकी बनेगी फिर ये कौन सी होंगी? के बीटा होंगी, और दूसरे वाली कौन सी होंगी? के अल्फ़ा, और ये फिर कौन सी होंगी? एल बीटा होगी, और ये कौन सी होंगी? एल अल्फ़ा होंगी। तो बस इतना समझ लें कि इंटेंसिटी कम होने का मतलब होता है उस रेस के प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो रेस प्रोड्यूस ही बहुत कम हो रही है उसको प्लॉट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। अगर इसका कोई ग्राफ का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बेहतर बन सकता है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। आप लोगों का ग्राफ कुछ यूँ बन जाएगा। चलिए इधर से शुरू कर लेते हैं। तो ये बनाना है इस टाइप का एक ग्राफ आप लोग, इसको आप ब्लैक वाले को ए बोल दें और जो ब्लू वाला ग्राफ है इसको बी कह दें। ए और बी दो ग्राफ्स हैं। आगे ये वाली शेप जैसे मर्जी प्लॉट करने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अगला पोर्शन है हमें इनकी पीक से कंसर्न है, इन दोनों की पीक्स का मेजर इशू है। ये जो पीक है वो बी वाले की है और ये वाली पीक ए वाले की। अब यहाँ से ना जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा होता है, ये ग्राफ बना हुआ होता है, पूछता है बताएं इसमें किस केस में वोल्टेज कम है और किस केस में वोल्टेज ज़्यादा है ना। मतलब आप लोगों ने ये बताना होता है कि किस केस में वोल्टेज कम है और किस केस में वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखिए ये जो ग्राफ का स्टार्ट है ना, ग्राफ का स्टार्ट जो होता है वो लेमडा मिनिमम से होता है, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लेमडा मिनिमम जो होती है उसका वोल्टेज के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर इस तरह के ग्राफ कभी बने हुए आ जाएं और वोल्टेजेस के सवाल आ जाएं
तो आप इस ग्राफ के स्टार्ट वाले पोर्शन पे सोचेंगे, तो ग्राफ का जो स्टार्ट होता है वो लैम्डा मिनिमम से होता है, वो कॉन्टिन्यूस एक्स रेज है, उसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो जिसकी क्या कम होगी, आप लोगों के पास जो होगी वो वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। तो ये ग्राफ ब्लैक वाला किसका चल रहा है, सॉरी ये बी है, ब्लैक वाला बी है, और ये वाला ग्राफ है ये ब्लैक चल रहा है, ये बी की स्पाइक है और ये ब्लू वाली स्पाइक किसकी, ए की है, ठीक है। तो बस ए भी फर्क नहीं पड़ेगा जो भी हो। तो आपको यहाँ से समझ आ गया, जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी वोल्टेज ज़्यादा है। तो पहले ग्राफ किसका आ रहा है, बी का ना, तो बी की वेवलेंथ कम है देन किससे, ए से। तो इसका मतलब ये होगा बी की वोल्टेज ज़्यादा होगी देन किसकी वोल्टेज से, ए की वोल्टेज से। तब बस ये कंसेप्ट समझें कि ग्राफ से वोल्टेज कैसे गेस की जा सकती है, किसकी वोल्टेज कम है किसकी ज़्यादा है। तो आपको मैंने कंसेप्ट बता दी है कि ग्राफ का स्टार्ट होता है लैम्डा मिनिमम से, लैम्डा मिनिमम का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो जिसका लैम्डा मिनिमम कम होगा उसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, तो वहाँ से आप इजीली आंसर कर सकते हैं। दूसरा, इस ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है एटॉमिक नंबर का भी, कि आप ग्राफ देखकर बताएं किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है किसका कम है। अगर आपको याद हो तो कल आप लोगों ने पढ़ा था एक मोजले लॉ कि अंडर एफ का डायरेक्ट रिलेशन था जेड के साथ, अंडर एफ का डायरेक्ट रिलेशन था ना जेड के साथ। तो अब हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म वैसे लिखूँ, अंडर वगैरह के बिना मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका एटॉमिक चेन अंडर के साथ लिख सकता हूँ, एटॉमिक नंबर का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन ही होगा। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो एटॉमिक नंबर का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। अब ये सिर्फ चीज़ नोट करें कि इस ग्राफ से, यहाँ से देखें इस ग्राफ को ज़रा गौर करें, ये हमारा कौन सा एक्सेस है, वेवलेंथ का एक्सेस है ना। तो ये तो बेसिकली बात हो रही थी कॉन्टिन्यूस एक्स रेज की। जब एटॉमिक नंबर की बात करेगा तो एटॉमिक नंबर का तल्लक कॉन्टिन्यूस एक्स रेज के साथ तो नहीं होगा ना, एटॉमिक नंबर तो का तल्लक तो किसके साथ होगा, करेक्टरिस्टिक एक्स रेज के साथ लिंक होगा ना। और करेक्टरिस्टिक एक्स रेज के लिए मोजले लॉ आ गया, मोजले लॉ में फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख लिया। अब करेक्टरिस्टिक एक्स रेज से एटॉमिक नंबर गैस होगा। करेक्टरिस्टिक एक्स रेज इस ग्राफ में कहाँ पर है, ये जो स्पाइक नजर आ रहे हैं ये स्पाइक किनके हैं, करेक्टरिस्टिक एक्स रेज के हैं। तो स्पाइक से आप चीज़ें सारी अब गैस कर सकते हैं। स्पाइक में देखें ये स्पाइक एक है ये स्पाइक बी है, तो हमें पता चल रहा है जिसकी वेवलेंथ जो पहले आ रही है, तो पहले आएगी जिसकी स्पाइक वेवलेंथ उधर बढ़ रही है ना, उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इधर भी हम उसको वोल्टेज के साथ, वेवलेंथ के साथ वोल्टेज को लिंक कर रहे हैं, फिर इधर वेवलेंथ को एटॉमिक नंबर के साथ क्यों लिंक कर रहे हैं, बात ही डिफरेंट है ना। ये कॉन्टीन्यूस एक्स रेज है, ये करेक्टरिस्टिक एक्स रेज है। कॉन्टीन्यूस एक्स रेज के फीचर एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं, और करेक्टरिस्टिक एक्स रेज के आपके सामने एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं क्योंकि मोजले लॉ है। तो ये हमें आइडिया होगा कि करेक्टरिस्टिक एक्स रेज के लिए जिसकी वेवलेंथ कम होगी, स्पाइक देखेंगे, जिसकी वेवलेंथ कम उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। तो ए की वेवलेंथ कम है देन बी से, तो जिसकी वेवलेंथ कम उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। तो जेड ए जो होगा दैट इज ग्रेटर देन जेड बी होगा, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर होगा देन एटॉमिक नंबर ऑफ बी से। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कि हमारा जो रह गया था, कि अगर आपसे वो कभी बात करता है कि एक्स रेज के बारे में, ग्राफ से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए, तो आपको एक्स रेज के जो डिफरेंट ग्राफ्स, मतलब जो पॉसिबल आपके बन सकते हैं, उन ग्राफ्स की मैंने बात कर दी। जो पुराना हमारा कोर्स था उसमें एक्स रेज के यूजेस वगैरह इंक्लूड होते थे, क्योंकि नए कोर्स में एक्स रेज के यूजेस नहीं है तो इसलिए मैं यूजेस नहीं करवा रहा, और अब आपको भी यूजेस करने की ज़रूरत कोई नहीं। जो पुराना कोर्स था ना, जो पहले एम डी कैट था, उसमें बुक में टॉपिक का टाइटल ही ये था कि एक्स रेज क्या हैं और इनके यूजेस भी लिखें। लेकिन अब बुक में क्योंकि यूजेस का क्वेश्चन नहीं है इसलिए आपको यूजेस करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। छोटा सा एक और इसका पार्ट है स्पेक्ट्रल सीरीज़ का, उसको भी ज़रा देख लें, स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में। स्पेक्ट्रल सीरीज़ का जो कंसेप्ट है वो हम बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी अगर आपके पास ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाए तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़ का, ठीक है। और इसको जो फर्स्ट टाइम स्टडी किया था
फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज जो स्टडी की थी वो आप लोगों ने याद रखना है कि जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज जो स्टडी की गई थी वो जे बाल्मर ने की थी। 1885 में। ये थोड़ी सी ना हिस्ट्री आप लोगों ने वैसे माइंड में होनी चाहिए कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज को स्टडी किया था जे बाल्मर ने 1885 में, और वो सीरीज थी किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए सीरीज थी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज को स्टडी किया था जे बाल्मर ने स्टडी किया था। ठीक है, एक तो ये बातें याद रखनी है। और जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं उनका जो जनरल फार्मूला था, जितनी भी स्पेक्ट्रल सीरीज थी उनका जो जनरल फार्मूला था, इनका जनरल फार्मूला जो था वो जे रेडबर्ग ने दिया था। जे रेडबर्ग 1896 में। यानी जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी, असल में जो मैंने बोला ना फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज को स्टडी जे बार्मर ने किया था, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन एटम के लिए थी। अगर पूछता है किस रीजन में थी, तो दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। बार्मर की जो सीरीज थी वो किस रीजन में थी? विजिबल रीजन के लिए थी। स्पेक्ट्रल सीरीज का जनरल फार्मूला जो था वो रेडबर्ग ने 1896 में दिया था। वो फार्मूला सबको याद है, 1/λ आर एच लिखते हैं या आर लिखते हैं, और 1/p का स्केयर -1/n²। ये फार्मूला सबसे पहले उसमें दिया था। लेमडा तो इसमें वेवलेंथ है, पी इसमें भी हम देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ ऑलरेडी। पी यहाँ पर लोअर ऑर्बिट को शो कर रहा है ना, और एन इस फार्मूले में जो है वो हायर ऑर्बिट है। यानी दो ऑर्बिट के दरम्यान में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ना, तो एक वो लोअर ऑर्बिट कह रहा है, एक वो हायर ऑर्बिट कह रहे हैं। और आर एच जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, और इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.0974 इंटू 10⁷ और पर मीटर बनती है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम लिख लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम में से। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी वैल्यू जो बनेगी 1.0974 और -7। पावर के साथ आप लोगों ने छोटा सा माइनस भी लगा देना, माइनस आता है इनवर्स, इसके साथ प्लस ही आएगा। 1.0974 यूनिट मीटर इनवर्स है, पावर इसकी +7 ही होगी। ठीक है, तो पावर इसकी जो बनती है वो +7 ही बनेगी। तो ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। अब पी और एन क्या चीज़ें हैं, इस पर भी हम आगे चल के बात फर्दर कर लेते हैं। पी एम किसे कहते हैं और एन से एम किसे कहते हैं। हमारे कोर्स में जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है ना हाइड्रोजन एटम की, वो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ है। वैसे स्पेक्ट्रल सीरीज़ और भी हैं, 6 भी है एक, लेकिन हमारे कोर्स में वो 6 स्पेक्ट्रल सीरीज़ इंक्लूड नहीं है। हमारी बुक में उसने 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ लिखी हुई हैं। इनमें जो पहली स्पेक्ट्रल सीरीज़ है वो लेमैन सीरीज़ है। इनके वही बच्चों बेसिक सेंस क्यों है जो आप लोगों ने FSC में किए हुए थे। लेमैन सीरीज़ में हम लोग क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, मैं चले एक आधी सीरीज़ बना देता हूँ कि अगर ये हाइड्रोजन एटम के यूँ समझने डिफरेंट शेल्स हैं, दीज आर डिफरेंट शेल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। वो कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड हुआ है ना, और ऑक्साइड होकर अगर डी एक्साइड हो और वापस किस शेल में आ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ जाता है, तो वो जो सीरीज बनाएगा उसे हम लेमन सीरीज कहेंगे। जो वेवलेंथ वो देगा ना, उस वेवलेंथ को लेमन वेवलेंथ भी कहते हैं। अगर लेमन वेवलेंथ भी वर्ड यूज हो तो इसमें इशू नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रल सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आया तो एक वेवलेंथ एमिट करेगा ना, उस वेवलेंथ को हम लेमन वेवलेंथ भी कहते हैं। लेकिन अगर आप सारों को इकट्ठा कंपेयर करेंगे, तो सबको इकट्ठा जब कंपेयर करेंगे तो फिर हम उसको क्या नाम दे देंगे? उसको फिर हम सीरीज का नाम दे देंगे। ठीक है, तो वो लेमन सीरीज बन जाएगी। अब लेमन सीरीज के बारे में आप लोगों ने जो बातें चंद याद रखनी वो ये है, एक होता है पी जिसे हम लोअर ऑर्बिट कहते हैं, इसके लोअर ऑर्बिट 1 की इक्वल होता है, लोअर ऑर्बिट 1 की इक्वल होगा। एन जो होता है हायर ऑर्बिट होता है, पी मैंने लिखा है लोअर ऑर्बिट, सारों ने 1 में आना जरूरी होता है। एन उससे ऊपर वाला कोई भी हायर ऑर्बिट होगा, वो 2 3 4 कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात होगी कि आप लोगों ने एन लिख दिया, पी लिख दिया, उसके बाद लिखना होता है रीजन, कि जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आ रहे हैं तो हमें पता है वो रेडिएशन मिट कर रहे हैं, वो रेडिएशन किस रीजन में लाई करती हैं ना, तो इस केस में दो रेडिएशन लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन।
वो अल्ट्रावायलेट रीजन बनाई करेंगी। फिर इस सीरीज की आपको वेवलेंथ का फार्मूला आना चाहिए, 1/λRh इंटू, अच्छा अब आप लोगों ने अगर फार्मूला बनाना है तो देखें यहाँ पर पी का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, हर सीरीज का पी तो वेल डिफाइंड होता है ना, तो पी की जगह पर 1 का स्क्वायर हो गया -1/n का स्क्वायर हो गया। एन क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, तो किसी भी सीरीज की पहचान उसके फार्मूला से हो जाती है। यहाँ पर पी की जगह पर अगर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो आपके पास को किस सीरीज की बात हो रही है, लेमन सीरीज की बात हो रही है। ये चंद चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि किसी भी सीरीज को इस तरह हम लोग उसकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो एमसीक्यू इनके मेनली आते हैं वो किसी भी सीरीज की लेमडा मिनिमम के भी आ सकते हैं और किसी भी सीरीज की लेमडा मैक्सिमम का सवाल भी आ सकता है। आप लोगों ने याद रखना है किसी भी सीरीज की अगर आपसे कहेगा लेमडा मिनिमम कब प्रोड्यूस होगी, जब इलेक्ट्रॉन फार्मूले में आप एन को इन्फिनिटी पुट करेंगे। इन्फिनिटी का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम से वापस आए ना, किस शेल में वापस आए। अगर लाइमन सीरीज है जो भी हम पढ़ रहे हैं, अगर लाइमन सीरीज की बात हो रही है तो जाहिर है किस शेल में वापस आएगा, फिर फर्स्ट शेल में वापस आएगा। तो एन को इन्फिनिटी रख देंगे तो उस सीरीज की लेमडा मिनिमम निकल आएगी। किसी भी सीरीज की लेमडा मैक्सिमम निकालने के लिए आप लोगों ने जो एन की वैल्यू यूज़ करनी है वो p+1 यूज़ करनी है। ये जनरल बातें हो रही हैं। किसी भी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ के लिए एन को इन्फिनिटी पुट करेंगे और किसी भी सीरीज की लेमडा मैक्सिमम के लिए एन की जगह पर क्या लिखेंगे, p+1 आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इसको लेमन सीरीज के लिए भी बना लें। एक आधी सीरीज के लिए मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद कर लें। लेकिन अगर हम लेमन सीरीज के लिए इसको सॉल्व करें तो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है ना RH इंटू 1 और p की जगह पर तो वैसे ही 1 का स्क्वायर है। इस n की जगह पर भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा, अगर आप लेमडा मिनिमम में इंटरेस्टेड है ना, तो अब यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे। और आपको पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है ना। 1/λ मिनिमम इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 हो गया ना, 1 माइनस जीरो हो गया, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी तो जीरो होता है ना। एंड पे रेसिप्रोकल लेना होता है, तो लेमडा मिनिमम किसकी इक्वल हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा। तो ज़्यादातर एमसीक्यू यहीं तक ही आता है। अगर आपसे सीरीज के लेमडा मिनिमम पूछेगा तो रेसिप्रोकल ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट होगा। वैसे बेहतर तो ये है कि आप शॉर्टकट अपने पास बना लें। शॉर्टकट आप इस तरह का बना लें कि आप 1/r की वैल्यू याद कर लें, क्योंकि 1/r आपके काफ़ी काम आता रहेगा। और 1/r की वैल्यू एंगस्ट्रम में लिख रहा हूँ, 911 एंगस्ट्रम होती है। ये बड़ा अच्छा शॉर्टकट है कि आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल में जहाँ पर 1/r आएगा ना, अगर सपोज करने कभी उसने क्वेश्चन में उसको सॉल्व भी किया हुआ है तो आप डायरेक्ट अब उसको हल कर सकते हैं। 1/r की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 911 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े कैंसिलेशन करने के लिए वहाँ 910 लिख के कैंसिल कर लो, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़े 2 लिख के यानी 12 लिख के कैंसिल करने की, तो 12 लिख के 2 लिख के कैंसिल कर लो, जिससे आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन वैल्यू इसकी 911 ही बनती है। आपको बात समझ आ गई। फिर आप लोगों ने जिस तरह इसकी लेमडा मिनिमम निकाली है, इसी तरह अब इस फॉर्मूले से इसकी लेमडा मैक्सिमम भी निकाल लेना है। इसकी मैं निकाल देता हूँ, बाकी सारी सीरीज़ की आप खुद बनाया करेंगे। अगर इसकी लेमडा मैक्सिमम की बात करते हैं तो लेमडा मैक्सिमम की जगह पर आपके पास RH उसी तरह ही हो जाएगा, P की जगह 1 आ गया। अब N की जगह पर क्या पुट करना है लेमडा मैक्सिमम के लिए, किस सीरीज़ की बात हो रही है, लेमन सीरीज़ की। तो N जो होता है वो p+1 होता है ना, तो N इसका कितना है 1, सॉरी P इसका 1 है ना, तो 1+1 N2 पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वेरी नेक्स्ट ऑर्बिट से रेडिएशन आएगी ना, अगर लोअर ऑर्बिट 1 है तो उससे नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सा है, 2 होगा। अगर उससे रेडिएशन आएगी तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमिट होगी। तो बहुत आसान सी बात, यहाँ पर किसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। तो 1/λ मैक्सिमम इनटू रेडबर्ग कांस्टेंट, अच्छा ये 1 - 1/4 हो जाएगा। इसको आप हल कर सकते हैं। तो रेडबर्ग कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे ना, चलो मैं ले ही देता हूँ, 4 - 1/4 हो गया, एलसीएम मैंने ले लिया। ये 4 - 1/4, ये आपका 1/λ मैक्स, तो यहाँ से हम 1/λ मैक्स बना सकते हैं। ये 3/4 बनता है ना, इसको ऊपर ले जाए, चले अभी ये रहने दें, 3/4 रेडबर्ग कांस्टेंट। हमें तो लैम्डा मैक्स चाहिए ना, तो लैम्डा मैक्स हमारा हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। तो इस तरह अब आप लोगों ने, अब पेपर में आप बनाएंगे नहीं, आप लोगों ने करना ये है
कि हर सीरीज़ की लैम्डा मिनिमम और हर सीरीज़ की लैम्डा मैक्सिमम को कैलकुलेट करके बेहतर ये है कि आप उसको मेमोराइज़ कर लें। मतलब उसका जो फार्मूला है उस फार्मूले को आप याद कर लें कि उसका फार्मूला बेसिकली बनता कितना है। जिस तरह इसका आंसर भी आपको याद होगा ना, 1/एडवर्ग कांस्टेंट तो 911 एंगस्ट्रॉम है ना, इसी तरह इसका भी आप कैलकुलेटर से ना आंसर निकाल के एक दफ़ा मेमोराइज कर लेना कि इसका आंसर बनता कितना है आप लोगों का। मेरा ख्याल है इसका आंसर बनेगा 1 to 166 एंगस्ट्रॉम के करीब होगा। तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये काम करें कि फर्स्ट टाइम ये एक फार्मूला, ये इनके फार्मूले भी माइंड में रख लेना। अगर ना रहे पेपर में बना लें, अगर माइंड में रह जाए तो बेहतर है कि आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि पूछेगा ज़्यादातर तो वो यही किसी भी सीरीज़ की लैम्डा मैक्सिमम पूछेगा और उसकी वैल्यू पूछेगा। तो अगर उसकी वैल्यू पूछेगा आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके उसको एग्जैक्ट वैल्यू उसकी याद भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा देख लें जो क्वेश्चन आते हैं। देखें लाइमन सीरीज़ के एक तो ये तो मैंने दो एक्सट्रीम केस आपको करवाए ना समझाने के लिए, बस कंसेप्ट आपको समझाना था। अब इसमें देखें ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में आए या थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आए तो सीरीज तो कौन सी बन रही है, स्पेक्ट्रल सीरीज बन रही है ना। इसमें एक वर्ड यूज कर रहा होता है, ये बेसिकली ये इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ सॉरी लेमन सीरीज। तो ये भी थोड़ा वर्ड याद रखना है कि अगर आपका एमसीक्यू आ जाए ना, यूँ आ जाता है कि वेवलेंथ बताएं, वेवलेंथ बताएं फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो वेवलेंथ अगर आपसे पूछी जाए फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज तो बेसिकली वो कब निकालेंगे, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से किस में जंप करेगा, फर्स्ट में जंप करेगा। तो देखें जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप कर रहा है तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रही वही तो लेमडा क्या है, मैक्सिमम है, तो 4/3 RH और ये वाली बन जाएगी। लेकिन अगर वो कहते हैं आप लोग क्या करें, आप सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज निकालें, सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज। अब आपको समझ तो आएगा होगा, ये खुद याद रखना है कि वो सेकंड लाइन आपको डायग्राम से पता चलेगी। यानी अगर पहला शेल फर्स्ट हम इधर से ले रहे हैं लेमन सीरीज में, ये इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज है, तीसरे से पहले में आ रहा है तो कौन सी, सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज है। बच्चे गलती करते हैं, सेकंड लेमन सीरीज में समझते हैं जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा, ऐसा नहीं है। सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो पहली सीरीज बनेगी ना, जब थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज बनेगी। अब ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट कर लेनी है, अगर आ जाता है तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, जब फार्मूला आप लोगों का, उस फार्मूले से आप लोगों ने एन की जगह पर क्या पुट करना है 3 और पी की जगह पर तो फिक्स है 1 पुट करके इस तरह का फार्मूला बना दो। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। और ये जो मैंने बनाई है, ये जो बना है इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ गए ना। यानी ये जो बना है इसमें तो एन आप लोगों ने क्या लिया, इन्फिनिटी P1 लिया है, यानी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में आ गया। इसको बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। जब इन्फिनिटी पुट करें तो उसको कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। ये बातें वही हैं, बस वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा होता है ना। तो ये बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं लास्ट लाइन ऑफ कौन सी सीरीज, लेमन सीरीज। ये आपको आइडिया हो गया कि किसी भी सीरीज का इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने इसी पैटर्न पे ही करनी है। मैं बाकियों के नाम लिखूंगा और आप लोगों ने हर सीरीज की इस तरह जो लेमडा मिनिमम वगैरह कैलकुलेट कर लेनी है, ताकि ऑनवर्ड आपके लिए फिर इसमें मसला नहीं बनेगा। अब हम जल्दी से इनकी फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं सारी बातों। दूसरी जो सीरीज है वो बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट करते हैं सेकंड ऑर्बिट में, इनका लोअर ऑर्बिट सेकंड होता है और उसके बाद एन जो होगा 3 4 5 6 होगा। और इसमें अगर आपसे रीजन पूछता है तो बाल्मर सीरीज का जो रीजन होता है वो बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। तो बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। इसके बाद अगर आपसे इस सीरीज का फार्मूला पूछता है तो 1/λ/h इंटू, ठीक है। अब पी का 1/p का स्क्वायर लिखना होता है, तो पी यहाँ पर कितना 2 है ना, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। एन को आप डिफाइंड नहीं है इसलिए आप उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसमें भी है, जब आप लेमडा मिनिमम लिखेंगे तो लेमडा मिनिमम के लिए आप लोगों ने एन को कितना यूज़ करना है, इन्फानाइट। एन को इन्फानाइट पुट करके आप सॉल्व करोगे तो मेरा ख्याल है इसको इसे क्रॉस चेक कर लेना, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 4/RH हो जाएगा। ऐसे लेमडा मिनिमम निकालने का शॉर्टकट भी होता है, किसी भी सीरीज़ का लेमडा मिनिमम इस फॉर्मूले शॉर्टकट से निकल सकता है।
कि पी स्क्वायर ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट, यानी किसी भी सीरीज का लेमडा, वैसे कंसेप्ट उसका पता होना चाहिए कि एन इन्फिनिटी पुट करके निकालते हैं ना, लेकिन ये इसका शॉर्टकट भी होता है किसी भी सीरीज की लेमडा मिनिमम निकालने का, पी स्क्वायर ओवर आर एच, यानी इसका पी पता हो उसको रेडबर्ग कांस्टेंट से डिवाइड करो तो आपके पास उसका लेमडा मिनिमम आ जाएगा। जिस तरह अगर हम बाल्मर सीरीज के ऊपर ही अप्लाई करें, तो बाल्मर सीरीज के लेमडा मिनिमम मैंने निकाला था पुराने मेथड से, वो 4/RH है, या खुद सॉल्व करेंगे, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया। अब अगर हम शॉर्टकट से करें तो पी की जगह क्या लिखेंगे, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर वाले बच जाता है। लॉन्गेस्ट का कोई ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मिनिमम को आप इस शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे इस सीरीज का लेमडा मैक्सिमम कहता है कैलकुलेट करो, तो लेमडा मैक्सिमम के लिए आपको पता चल गया, पी तो वो फिक्स होता है ना, पी तो इसका 2 ही होगा। एन कितना बनेगा इसका, p+1, तो 2+1 कितना हो जाएगा 3। तो लेमडा मैक्सिमम के लिए आप लोगों ने p को 2 पुट करना है और फार्मूले में n को 3 पुट करेंगे। चेक कर लेना इसका लेमडा मैक्सिमम का जो फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट बनेगा, मेरे ख्याल 36/5 RH बनेगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि ये, अब ये आपको क्लियर हुआ है कंसेप्ट इसका। जब आपके पास अब इसमें ये सिचुएशन बनेगी ना, वो जो फर्स्ट लाइन वाला मसला था ना, वो दोबारा बता रहा हूँ मैं। ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसमें ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में आकर टर्मिनेट करेंगे ना, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आएगा ना, तो ये फर्स्ट बाल्मर लाइन बनेगी। बस ये कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना कि फर्स्ट कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आएगा, और जब फोर्थ से फर्स्ट में आएगा, सॉरी फर्स्ट कह रहा हूँ, सेकंड ना, सेकंड सॉरी थर्ड से सेकंड में आएगा तो फर्स्ट बाल्मर सीरीज, इसमें तो आ ही नहीं सकता, इसमें तो लेमन है ना। जब फोर्थ से सेकंड में आएगा तो फिर सेकंड बाल्मर सीरीज बनेगी, सेकंड बाल्मर सीरीज। ये बात याद रहे। अब कोई भी बाल्मर सीरीज आ जाए, आपके पास ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, उसकी मदद से आप हल कर सकते हैं। मैं तो उसको वैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो सेकंड सीरीज थी, बाल्मर के बाद हम बात करते हैं पास्चन सीरीज, यानी जो थर्ड सीरीज है वो आपके पास पास्चन सीरीज बनती है। पास्चन सीरीज की अगर हम बात करें तो उसमें पी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब आपको याद हो चुका होगा पी क्या, एन उससे ऊपर वाला होगा, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम उसके रीजन की बात करें, तो इसका रीजन जो होता है इंफ्रारेड लोग लिखते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप शॉर्ट इंफ्रारेड लिखें। ठीक है, शॉर्ट इंफ्रारेड होगा इसका रीजन, या अगर इंफ्रारेड आ जाए तो आप डायरेक्ट फिर इंफ्रारेड भी चूज कर सकते हैं, एक ही बात है। अगर बच्चों हम इसके फार्मूला की बात करें तो 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू पी की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी उसी तरह बच्चों आप लोगों ने इसकी लेमडा मिनिमम भी निकाल लेनी है और इसकी लेमडा मैक्सिमम भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है। वो आपको समझ आ चुका है मेथड। लेमडा मिनिमम को तो मैंने शॉर्टकट बता दी है, वो क्या है, p²/RH। पी कितना, 3 है, तो वो तो कितना बन जाएगा, 9/RH हो जाएगा। लेमडा मैक्स अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेमडा मैक्स के लिए आप लोगों ने n को कितना पुट करेंगे, सॉरी n और p दोनों यूज़ करने हैं ना, तो लेमडा मैक्स के लिए आप लोगों के पास जो p होगा वो तो ऊपर लिखा हुआ है कितना आ रहा है, 3 पुट करेंगे। n इसका जो बनेगा वो किससे निकालेंगे, p+1 से, तो 3+1 कितना हो जाएगा, 4। तो p की जगह 3, n की जगह 4। खाली ये एमसीक्यू भी पूछ रहा होता है ना कि लेमडा मैक्स के लिए n कितना यूज़ करेंगे, p कितना यूज़ करेंगे, लेमडा मिनिमम के लिए n और p कितना यूज़ करेंगे। लेमडा मिनिमम को तो पता है ना, n हम कितना यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी, और p तो वो फिक्स होता है, p तो चेंज होता नहीं, p कितना होगा, 3 होगा, n इन्फिनिटी होगा, p 3 होगा। बाकी अगर इसके कहता है फर्स्ट पास्चन लाइन कब बनेगी, सेकंड पास्चन लाइन कब बनेगी, वो अब डायग्राम देख के बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने किस शेल में लेकर आना है, थर्ड शेल में लेकर आना है। तो जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से थर्ड शेल में आएगा ना, जब फोर्थ शेल से थर्ड शेल में आएगा, यानी लेमडा मैक्सिमम निकालने के लिए, तो उसकी फर्स्ट लाइन बनेगी, यानी फर्स्ट लाइन बनेगी किस सीरीज की, पास्चन सीरीज की। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से किस में आएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट लाइन जो होती है, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और एनर्जी मिनिमम होती है। थोड़ा सा बात यूँ बदल कर भी कर सकता है ना वो, मतलब सपोज करें वो आपसे ये ना कि लेमडा मैक्सिमम बताएं, वो आपसे ये कह दे पास्चन सीरीज की जो मिनिमम एनर्जी है उसकी वेवलेंथ बताएं। बात समझ आ गई।
पास्टियन सीरीज में इसकी वर्डिंग बदल कर बात कर रहा हूँ। लेमडा मैक्स किसी भी जगह लेमडा मैक्स आ रहा है ना, हर जगह बात तो वही होगी ना। तो इसका रिप्लेसमेंट वर्ड ये भी कह सकता है कि आपसे ये ना कि लेमडा मैक्सिमम बताएं, आपसे कि पास्टियन सीरीज में वो एनर्जी यानी जो मिनिमम एनर्जी है ना उसकी वेवलेंथ बताएं। तो पास्टियन सीरीज में जो मिनिमम एनर्जी होगी उसकी वेवलेंथ तो फिर क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि एनर्जी का और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो ये जो लैम्डा मैक्स होती है इसको यूं भी कह सकता है किसी भी सीरीज में कि जो मिनिमम एनर्जी है उसकी वेवलेंथ बताएं, वो लैम्डा मैक्स बतानी है। या लैम्डा मिनिमम का रिप्लेसमेंट वर्ड क्या होगा, वो के पास्टियन सीरीज में जो मैक्सिमम एनर्जी है ना उसकी वेवलेंथ बताएं। पास्टियन सीरीज में जो मैक्सिमम एनर्जी की रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ बताएं। तो मैक्सिमम एनर्जी की रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम असल में पूछ रहा होगा, और मिनिमम एनर्जी की अगर वेवलेंथ पूछता है तो वो लैम्डा मैक्सिमम पूछ रहा होगा। तो ये हो सकता है ये थोड़ा सा वो वर्ड की रिप्लेसमेंट डाल दे और आपको जल्दी में मैक्सिमम देख के आप वेवलेंथ को गेस कर दें। तो समटाइम वो वेवलेंथ को किसके साथ, एनर्जी के साथ लिंक करके भी क्वेश्चन बना सकता है। आसान कंसेप्ट है, मतलब इतना बड़ा आप लोगों के लिए इशू मेरा नहीं ख्याल इसमें होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपके पास ब्रैकेट सीरीज आ जाती है। अगर हम बच्चों ब्रैकेट सीरीज की बात करते हैं, इसी तरह उसकी भी आप फिलिंग करेंगे। इसमें P आपका किसकी इक्वल होगा, 4 की इक्वल होगा। N जो बनेगा वही उससे ऊपर वाला 5, 6, 7 एंड सो ऑन होगा। रीजन इसको भी शॉर्ट इंफ्रारेड में ही लेते हैं, ये भी इंफ्रारेड कह लें या शॉर्ट इंफ्रारेड कह लें। फार्मूला इसका वही 1/लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट P की जगह पर 4 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। असल में ये फार्मूला लिखा हुआ आएगा ना, और आपसे कहेगा आइडेंटिफाई करके दें कौन सा, ठीक है। और इसमें आपको समझ आ गया कि लैम्डा मिनिमम अगर हम शॉर्टकट से निकालें तो P²/4 है ना, वो कितना बन जाएगा 16 रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा। और इसके लिए आप लोगों ने n कितना यूज़ किया है, इन्फिनिटी यूज़ किया है, और p तो आपको पता है कितना 4 ही होगा। और वैसे मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, इस केस में एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस तरह लैम्डा मैक्सिमम आप खुद कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा मैक्स के लिए आप लोगों ने p तो वही यूज़ करना है 4 होगा। n का आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ है कितना होगा, p+1 होगा। तो 4+1 कितना हो जाएगा 5। इसको मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन 5 से फर्स्ट 4 में जाएगा ना तो फर्स्ट ब्रैकेट सीरीज बनेगी, फर्स्ट ब्रैकेट लाइन बनेगी, फर्स्ट ब्रैकेट लाइन। तो अगर आते हैं फर्स्ट ब्रैकेट लाइन कब बनती है, वही लैम्डा मैक्स होगी ना। फर्स्ट ब्रैकेट लाइन बनेगी जब 5 से 4 में जाएगा। तो सेकंड ब्रैकेट लाइन कब बनेगी, जब 6 से 4 में जाएगा ना। आसान सी बात है ये। इस वक्त वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो इस वक्त अगर एनर्जी का MCQ आ जाए बच्चों तो एनर्जी इस वक्त मिनिमम होगी। बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आपकी बनती है, दैट सीरीज इज नेम्ड एज पीफंड सीरीज। उस सीरीज को हम पीफंड सीरीज का नाम देते हैं। पीफंड सीरीज में आप लोगों ने ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसका भी वही पी इसका कितना होगा 5 होगा, एन इसका जो बनता है वो 6, 7, 8 एंड सो ऑन होता है। और रीजन इसका आप फार इंफ्रारेड लिखेंगे, या लॉन्ग इंफ्रारेड भी इसको कहते हैं। वो शॉर्ट इंफ्रारेड है, ये लॉन्ग इंफ्रारेड होगा, या इसको फार इंफ्रारेड भी कहते हैं। ज़्यादातर वर्ड ये लॉन्ग इंफ्रारेड यूज़ होता है, वो दोनों शॉर्ट में आती हैं। ये कौन सी है, लॉन्ग इंफ्रारेड है। और इसके बाद अगर हम इसका फार्मूला लिखते हैं, इसका फार्मूला उसी तरह 1/लैम्डा, और साथ में हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा, और p की जगह पर किसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। अगर आपसे इसी सीरीज की जो लैम्डा मिनिमम पूछता है, तो लैम्डा मिनिमम के लिए मैंने आपको बता दिया है कि n तो फिक्स इनफाइनाइट यूज़ होगा, p उसका अपना हमें पता है कितना है 5 ही यूज़ होगा। और इस वक्त एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी की रेडिएशन होगी ना। इसका फार्मूला तो हम लोगों ने बनाने का शॉर्टकट बनाया हुआ, शॉर्टकट क्या है p²/RH। p कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/RH हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको उस एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 1/r याद करवाया है ना, 9/11, तो 25 को 9/11 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में आ जाएगा। याद करवाया ना शुरू में 1/11, 1/RH 9/11 के बराबर होता है।
इस तरह अगर इसकी लेमडा मैक्सिमम का सवाल आ जाए तो लेमडा मैक्सिमम के लिए आपको पता है पी तो फिक्स ही रहता है, वो तो 5 ही रहेगा। एन इसका निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालेंगे? पी प्लस 1 से। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। इस केस में बच्चों जो एनर्जी होगी, वेवलेंथ तो मिनिमम होगी, सॉरी मैक्सिमम होगी, एनर्जी इस केस में मिनिमम होगी। और जब इलेक्ट्रॉन 6 शेल से फर्स्ट शेल में जाएगा तो फर्स्ट पी फंड लाइन बनेगी, यानी फर्स्ट पी फंड लाइन अगर आपसे पूछता है कब बनेगी, तो जब इलेक्ट्रॉन 6 शेल से 5th शेल में जाएगा तो फर्स्ट आपके पास पी फंड लाइन बनेगी। बस ये छोटी छोटी चंद बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के आने के चांसेस भी होते हैं। मतलब आपको कोई सीरीज़ वो छोटी सी बता देता है और कहता है कि इस सीरीज़ में अगर वो मूव करता है तो कौन कौन सी चीज़ें बन रही होंगी, तो आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। इसमें 6 सीरीज़ का कंसेप्ट भी है, लेकिन हमारे कोर्स में क्योंकि वो 5 ही सीरीज़ हैं, इसलिए हम अपनी 5 सीरीज़ को ही पढ़ेंगे। जो छठी सीरीज़ है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ होती है कि इसमें वो कह रहा होता है कि आप बताएं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, या इसका क्वेश्चन आ रहा था कि आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताएं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताएं। इसमें ना एक तो इसका ये शॉर्टकट है, n इंटू एन माइनस 1/2 भी होता है। इस बात का मतलब क्या है कि वो ये कहता है कि सपोज करें इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफरेंट शेल हैं, चले 1 2 3 4 4 शेल ही चले मैं बना लेता हूँ। अब वो कहते हैं सपोज करें इलेक्ट्रॉन 4th शेल में है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप करके फर्स्ट शेल में चला जाए, इसने एक रेडिएशन इमिट की। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 4 से 3rd में जाए, एक इमिट हुई है। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, 4 से 2nd में चला जाए, फिर एक पॉसिबिलिटी है। अगर 4 से 3rd में आए तो पॉसिबिलिटी तो बन गई ना, फिर 3rd से किस में आएगा, 2 में आएगा, एक रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब भी वो ये कह रहा है कि जब कोई आपके पास और अगर 3rd से इसमें आ रहा है तो फिर भी एक रेडिएशन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर इस शेल से इस शेल में आ रहा है तो फिर भी एक रेडिएशन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है ना। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 शेल से फर्स्ट शेल में आता है तो मैक्सिमम कितनी टाइप की रेडिएशन इमिट कर सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि डायरेक्ट नीचे आ जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप, कैसे नीचे आए, स्टेप बाय स्टेप मूव करे। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक जंप करके नीचे आ जाए फिर नीचे आ जाए। टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनी, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन 4th शेल से फर्स्ट शेल में जंप करके आता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या लें, या अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन बताएं, वो हम लोगों ने गिन ली है कि अगर वो 4 शेल से फर्स्ट शेल में आता है तो वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन या ट्रांजिशन करता है, 6 करता है। तो ये मैं कह रहा हूँ उसको डायरेक्ट हम इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एन क्या चीज़ है, वो शेल नंबर है जहाँ से वो जंप करके नीचे आ रहा है, यानी उस शेल का नंबर है जहाँ से वो जंप करके नीचे आ रहा है। सपोज करें वो कहते हैं 4th शेल से आया है, तो इससे चेक करते हैं, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3/2 हो गया। तो देख लें 12/2 कितना आंसर आ गया, 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तो 4th शेल था तो हम लोगों ने इजीली बना ली। अब अगर शेल का नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो इस तरह की डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप इजीली डायरेक्ट इस शॉर्टकट से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। अगर सपोज करें वो कहता है इलेक्ट्रॉन 6 शेल से फर्स्ट शेल में आ गया ना, यानी इलेक्ट्रॉन छठे शेल से पहले शेल में आ गया, तो इस केस में आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताएं, कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होंगी। इस केस में अगर आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताना चाह रहे हैं तो वही फार्मूला n इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 5 बनता है, हाँ 5/2 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दें तो 15 लाइन हो जाएगी। देख लें अगर छठे से पहले शेल में आ रहा है तो 6 इंटू 6 माइनस 1, और ये आपके पास 6 इंटू 5/2 हो जाएगा,
तो 15 स्पेक्टर लाइन इस केस में आपके पास बनेगी। तो ये आप लोगों ने याद रखें। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है कि अगर सपोज करें यूं क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो डायरेक्ट समझ आ गया ना, ये शॉर्टकट कब वैलिड है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा हो। लेकिन किसी भी हायर शेल से किस शेल में आ रहा हो, फर्स्ट शेल में आ रहा हो, फिर तो ये वाला शॉर्टकट ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से फर्स्ट शेल में ना आए, सपोज करें मैं कहता हूँ कि अगर एमसीक्यू यूँ आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास N4 से N2 में आ गया, फिर तो वो शॉर्टकट ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो वाला शॉर्टकट तो कब अप्लाई होगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में आएगा। अगर उसका जो हायर शेल है, इसको चले मैं 2 बोल देता हूँ, इसको 1 कह दूँ, या आप चाहें तो इसको N लिख दें और इसको हम P लिख दें। तो अगर उसका लोअर शेल 1 ना होना, तो फिर वो वाला शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं होगा। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। ज़्यादातर सवाल यही आएंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से पहले शेल में आता रहेगा, उसको तो इधर से कर लेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से फर्स्ट शेल में वापस ना आए, तो फिर आपको मसला होगा कि अगर हायर शेल सपोज करें N4 है, लोअर शेल N1 मतलब लोअर शेल है ना, इसको P कह लें या N1 कह लें, मर्जी है, फिर आप लोगों ने वो वाला शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो सकता। वो मैंने इसलिए लिख दिया है कि वो ज़्यादातर वही अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो फर्स्ट शेल में ही आता है। उस केस में आप लोगों ने फिर यूँ फार्मूला यूज़ करना है, N-P, N1 N2 की फॉर्म में लिखें, N या P की फॉर्म में लिखने मर्जी है, क्योंकि आपको याद होता है इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, N-P +1 डिवाइडेड बाय अब +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात है कि 2 दफ़ा आप लोगों ने N-P लिखना है। यहाँ पर भी N-P लिखा, फिर N-P लिखा, N-P लिखा, फिर N-P लिखा, फिर +1/2। ये जनरल फार्मूला है। ये कौन सा है? जनरल है। जनरल का मतलब होगा कि उन प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करेगा जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में वापस आएगा, तब भी इससे आंसर ठीक आएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी फर्स्ट शेल में वापस नहीं आया, तब ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये वाला फार्मूला जनरल फार्मूला है। जरा चेक करते हैं इससे जवाब ठीक आता है भी नहीं आता। 4 से 1 का तो हमें याद है ना, हमें ये तो पता चल गया कि ये हर जगह अप्लाई होगा। 4 से 1 में आए, 4 से 2 में आए, जो भी आए, ये पॉसिबिलिटी सब होती है इसमें। जरा ये चेक करके एक दफ़ा देख लेते हैं, वैल्यूज पुट करके कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। 4 से 1 में आया है तो N तो 4 हो गया ना, P 1 है, 4 - 1 +1 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो कितना बन गया, 3 × 4/2। तो देख लें ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 6। ठीक आ गया। अब ये ना सोचना सर आपने दोबारा वही अप्लाई कर दी। देखिए मैं तो कंफर्म करना चाह रहा था ना, कि कंफर्म ये आपको करवा रहा था कि ये फार्मूला यानी इसकी जगह पर भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला वैसे है कब के लिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से फर्स्ट शेल में आता है। इसका कोई चक्कर नहीं है हायर शेल से फर्स्ट शेल में आने का, फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, कोई N हो कोई P हो, जो मर्जी गिवन हो आपका, लोअर ऑर्बिट 1 होना ज़रूरी नहीं है, कोई ऑर्बिट हो, आप इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद आपको बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है, वो जो फार्मूला बना हुआ है ना हम लोगों ने, जो ऊपर शॉर्टकट बनाया है, वो इसी को देख के बनाया हुआ है। उसमें हम लोगों ने ये किया है ना, P को 1 पुट किया हुआ है। इस फार्मूले में जरा P को 1 पुट करो माइंड अपने में, P को 1 रखो, इसकी जगह P 1 रखा तो N-1 हो गया। क्या हो गया, N-1 हो गया। तो आप लोगों ने जब P को 1 रखा तो N-1 हो गया। तो ये वाला N-1 लिखा, इसको 1 रखा है, इसकी जगह P की जगह 1 रखो, -1 +1 कैंसिल होकर ये वाला N हो गया /2। आपको समझ आ गया होगा। ये जो हम लोगों ने शॉर्टकट बनाया हुआ है, ये वही जो हमारे पास जनरल एक फार्मूला था। जनरल फार्मूला खुद वैसे एक शॉर्टकट है, लेकिन उससे ज़्यादा छोटा शॉर्टकट वो ज़्यादातर केमिस्ट्री के टीचर इसी से करवाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया, ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से किस शेल में आ जाए, फर्स्ट शेल में आ जाए, तो ये वैलिड होगा। अदरवाइज हम इस कंसेप्ट को जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते। ये बस एक दो छोटी छोटी बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका लास्ट पोर्शन है इसका, दिस इज अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। जो न्यूक्लियर फिजिक्स में है वो MD कैट वालों का चैप्टर लास्ट 21 चैप्टर बनता है। MD कैट वाले जो बच्चे हैं और जो ईटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर 20 बनेगा उनकी बुक से। इसमें जो MD कैट में थोड़े टॉपिक सिलेक्टेड हैं, KPK में तो पूरा चैप्टर इंक्लूड है, वो अपने टॉपिक देख लें जो उन्होंने कहे हुए हैं।
वो बस थोड़ा सा कह रहा है कि आप न्यूक्लियस की डिस्कशन करें। इसके लिए आप लोगों ने न्यूक्लियन को कहता पढ़ना है, न्यूक्लियन नंबर है। उसके बाद वो कह रहा है आप चार्ज नंबर की थोड़ी सी बात करेंगे। मतलब ये तो वो बेसिक बातें हैं ना, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडियोएक्टिविटी एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन का टॉपिक कहता है पूरा। इसके बाद आप लोगों ने, इसने ना आगे 8-10 टॉपिक छोटे छोटे बना के लिखे हुए हैं। असल में वो टॉपिक है हाफ लाइफ। तो जो आप यूएचएस का कोर्स देखें ना, उसमें 4-5 टॉपिक उसने आगे पीछे करके छोटे छोटे करके लिखे हुए हैं। वो असल में हाफ लाइफ ही लिखा हुआ है, हाफ लाइफ की बात कर रहा है। नेक्स्ट एक टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है ये। टॉपिक अब जो नीचे लिख रहा हूँ ये नए ऐड हुए हैं। मास डिफेक्ट, पुराने पास पेपर में आपको इसके बहुत कम सवाल नजर आएंगे, 1-2 साल हुए ऐड हुए, नया टॉपिक है। न्यूक्लियर फिशन का टॉपिक है, न्यूक्लियर फिशन नया टॉपिक है, फिशन एंड फ्यूजन दोनों हैं। और हाइड्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स की भी बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनके आपको कम सवाल नजर आएंगे पास पेपर में, स्पेशली एमडी कैट वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि नए टॉपिक ऐड हुए हैं। आपको ज़्यादातर सवाल नजर आएंगे। एक और टॉपिक होता था पंजाब की बुक में, तो खैर अब भी है लेकिन कोर्स में नहीं है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। वो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन जो है ना, उसके पहले काफ़ी क्वेश्चन आते होते थे। तो पंजाब की बुक में बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पे बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है ना, तो वो उसके क्वेश्चन काफ़ी सारे थे। लेकिन अब क्योंकि न्यू कोर्स में वो रहा नहीं, इसलिए फिर अभी हमें उसको इतनी इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अपने स्टार्ट लेते हैं जो इसके मेन टॉपिक हैं। सबसे ज़्यादा इसका जो मेजर टॉपिक है वो तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन ही है। मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के बनते हैं। तो इसी से स्टार्ट ले लेते हैं कि जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या चीज़ है। ये बड़ा आसान सा यूनिट भी है, मतलब वो जो आपके एफएससी के कंसेप्ट हैं वही सारे यूज़ हो जाते हैं। इवन एक्सरेज में भी अगर आपको एफएससी का टॉपिक याद होता है, एफएससी में भी आप लोगों ने वही बातें पढ़ी थी, एज इट इज वही रहती चीज़ें। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ये डिके ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं, यानी न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन मीन डिके ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। या इसको हम यूँ भी बोल देते हैं कि इसमें एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही होती है, एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को डिके ऑफ न्यूक्लियस, डिके ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं और एमिशन ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। अब अगर आपका एमसीक्यू आता है न्यूक्लियस किस फोर्स की वजह से डिके करता है, यानी न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन इज ड्यू टू विच फोर्स, किस वजह से होती है। तो हम कहते हैं न्यूक्लियर ये जो डिके होती है या न्यूक्लियस से जो रेडिएशन मिट होती है, इट इज बेसिकली ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, ये बाय नेचर रिपल्सिव इन नेचर होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स बाय नेचर रिपल्सिव इन नेचर होती है। तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियस का टूटना है, ब्रेक होना है ना उसका। और अगर कहते हैं डिके ऑफ न्यूक्लियस किस वजह से हो रही है, न्यूक्लियस क्यों टूट रहा है ना, तो हम कह रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हो रहा है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बाय नेचर रिपल्सिव होती है। रिपल्सिव होने की वजह से ये फोर्स न्यूक्लियस को अनस्टेबल करती है। न्यूक्लियस को अनस्टेबल होने से फिर न्यूक्लियस क्या होगा, ब्रेक होगा। फिर अगर बोलता है ना कि इसमें कंजर्वेशन लॉज, मतलब कौन कौन से लॉज कंजर्व रहेंगे, मतलब जब न्यूक्लियस तो ब्रेक हो गया, डिके हो गया, इसमें कौन कौन से लॉज की कंजर्वेशन होगी। तो सारे लॉज ही ऑलमोस्ट कंजर्व हैं। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, इसके अलावा चार्ज भी कंजर्व होता है और मास भी कंजर्व रहती है, ठीक है। मास का मतलब यहाँ पर वैसे होता मास नंबर ही है, लेकिन बुक में मास लिखा हुआ है इसलिए मैंने मास लिख लिया। चार्ज का मतलब यहाँ पर चार्ज नंबर होता है। चार्ज नंबर पता नहीं किसे कहते हैं,
जेड को ना ए से ना, तो हम जेड से डिनोट करते हैं, और मास नंबर को हम किससे, ए से डिनोट करते हैं। तो कंजर्वेशन लॉज में एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज और मास कंजर्व रहते हैं। बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मास का मतलब क्या है, मास नंबर कंजर्व रहता है। यानी कोई भी जब हम न्यूक्लियर इक्वेशन लिखते हैं ना, तो न्यूक्लियर इक्वेशन के दोनों तरफ हम चार्ज नंबर को भी बैलेंस करते हैं और मास नंबर को भी बैलेंस कर रहे होते हैं। ये अगर पूछते हैं इनमें से कौन कौन से लॉज कंजर्व रहेंगे, तो ये जो लॉज कुछ जिनके मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे लॉज इस प्रोसेस के दौरान कंजर्व रहेंगे। कंजर्वेशन लॉज की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम डिके की बात कर रहे हैं, इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स कितनी बनेंगी, टाइप्स ऑफ डिके। डिके की अफसारों को याद है बच्चे, 3 टाइप्स होती हैं। हम बारी बारी इनको पढ़ लेते हैं कि डिके की 3 टाइप्स होती हैं। और सबसे पहली जो डिके की टाइप बनती है, विच इज़ कॉल्ड अल्फा डिके, उसे हम अल्फा डिके कहते हैं। अल्फा डिके का मतलब ये होता है कि एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगी ना, उसे हम नाम दे रहे होते हैं अल्फा डिके। एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड अल्फा डिके। अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का एटम नहीं होते, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब ये है, तो ये होता है कि इनके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होंगे। यानी 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। या दूसरा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इसका जो मास होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन वो 4 होगी, और अगर इसका जो चार्ज होगा वो हम क्या लिखेंगे, 2e लिखेंगे। यानी अल्फा पार्टिकल की जब हम बात करेंगे, मास इनके हम 4m लिखते हैं और चार्ज इन पर हम क्या लिखते हैं, 2e लिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 प्रोटॉन की वजह से इन पर जो चार्ज होगा वो 2e चार्ज होगा। ये बस छोटी छोटी बातें याद रखनी है। जो हीलियम एटम होता है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। हीलियम एटम के पास कुछ एडिशनल चीज़ भी होती है। उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं ना हीलियम एटम के पास। लेकिन हीलियम न्यूक्लियस के पास है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन सिर्फ होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होते। अब अल्फा डिके है एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका माने कि किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसकी मास कितनी कम हो जाएगी, 4 कम हो जाएगी, और उसका चार्ज नंबर कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। तो अगर हम अल्फा डिके के इफेक्ट की बात करें ना, कि अल्फा डिके का इफेक्ट क्या होगा, तो अल्फा डिके का इफेक्ट ये होगा कि जिस एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकला है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर जाएगा, और उसका जो मास नंबर होगा वो 4 डिक्रीज कर जाएगा। यानी उस एलिमेंट का Z2 कम हो जाएगा, और उसका जो एटॉमिक मास नंबर है, सॉरी, वो 4 डिक्रीज कर जाएगा। ये जो पीरियोडिक टेबल है, हम मैंडलीज का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ये बेस हुआ है किस पे, एटॉमिक नंबर की बेस पर है ना। तो हम कहते हैं, ये कहेंगे कि अगर किसी एलिमेंट ने अल्फा डिके शो की है, उससे अल्फा डिके हुई है, तो वो एलिमेंट किधर चला जाएगा, कि दैट एलिमेंट जो होगा इज शिफ्टेड, दैट एलिमेंट इज शिफ्टेड 2 पोजीशंस। वो एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट क्या करेगा, शिफ्टेड 2 पोजीशंस बैकवर्ड, बैकवर्ड इन पीरियोडिक टेबल। ये एक दफ़ा तो मैंने पूरी लाइन लिख सी, लेकिन ये एमसीक्यू आ रहा होता है कि अल्फा डिके से एलिमेंट किधर शिफ्ट होगा, तो 4 पोजीशन शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर है ना। तो एलिमेंट 2 पोजीशन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में, 4 पोजीशन शिफ्ट नहीं होगा। मास हाँ उसकी जो है वो 4 कम हो जाएगी। अब अगर हम इसकी जनरल एग्जांपल की बात करें, कि सपोज करें एक न्यूक्लियस है XA, उससे अल्फा मिशन हुई है। अब इसको आप अल्फा मिशन लिख सें या आगे आप हीलियम बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फा लिख सें या आगे हीलियम बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे जो न्यू न्यूक्लियाई बनेगा, जो न्यूक्लियाई रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, उसे आपको पता है हम क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं। और जो रेडिएशन, जो नया न्यूक्लियाई बन रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। जो रेडिएशन एमिट करता है वो पेरेंट, जो नया बनता है वो डॉटर। अब हमें पता है कि ये जो इससे अल्फा पार्टिकल अगर निकल गया है, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना कम होना चाहिए, 2। तो ये जो पेरेंट से डॉटर बनेगा, डॉटर डॉटर का एटॉमिक नंबर Z-2 होगा, और इसकी मास नंबर डॉटर की कितनी होगी, A-4 उसकी मास नंबर होगी।
यानी एटॉमिक नंबर उसका 2 कम हो जाएगा, और मास नंबर उसकी अगर हम बात करेंगे तो मास नंबर उसका पहले से 4 कम हो जाएगा। ये दो छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर इसी तरह फर्दर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल इसकी दो फेमस है, एक रेडियम है, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है और मास नंबर इसका हम 226 लिख लेते हैं, और आर ए जो सिंबल है वो आपके पास जो रेडियम है उसकी रेडियम की सिंबल है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि अगर रेडियम से अल्फा मिशन हुई है, अल्फा मिशन होने का मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना कम होगा। चलिए पहले लिख सकते हैं मैं हीलियम। अच्छा, इसकी जगह हीलियम भी लिखा हो सकता है, इसकी जगह अल्फा पार्टिकल भी लिखा हो सकता है। तो रेडियम से जो न्यू न्यूक्लाई बनेगा वो आर एन होगा, इरेडॉन होगा, ये याद भी रखना आप लोगों ने। तो ये 88 से कितना हो जाएगा, 2 कम करना है, 86 226 से कम करें तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर देख लें 2 कम हुआ है और मास नंबर 4 कम हो गया। ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी होगी क्योंकि बुक की एग्जांपल है ना, ये आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए कि आपके पास जो रेडियम है वो इरेडॉन में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा एक और जो फेमस एलिमेंट है जो अल्फा मीटर है वो यूरेनियम खुद है ना, यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 238 भी अल्फा मिशन करता है, जैसे साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, यानी एनर्जी इस केस में एमिट होगी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अल्फा जो डिके है, अल्फा डिके स्पॉन्टेनियस डिके है, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अल्फा बीटा गैमा जो है ना, ये तीनों जो हैं ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है। ये लिखने ज़्यादा बेहतर है कि अल्फा बीटा गैमा ये सारी कौन सी मिशन है, स्पॉन्टेनियस मिशन है। अगर ये स्पॉन्टेनियस मिशन है तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस मिशन होती हैं उनमें जो एनर्जी है वो एमिट होती है, क्यू लिख लो, क्यू एमिट होगी। ये अपने पास नोट करने की बात ना, तो ये एक ही एमसीक्यू हो जाएगा ना कि अल्फा बीटा गैमा तीनों कौन सी मिशन है, स्पॉन्टेनियस मिशन है, और स्पॉन्टेनियस मिशन में क्यू या एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। तो इन सारों के लिए एमसीक्यू तो एक ही हो गया, फिर बार बार लिखने की जरूरत कोई नहीं है कि इन सारों में जो एनर्जी होगी उसने एमिट ही होना है। खैर एनर्जी यहाँ पर एमिट हो रही है क्योंकि अल्फा डिके स्पॉन्टेनियस मिशन है। दूसरी इसकी एग्जाम्पल है यूरेनियम। यूरेनियम से भी जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ये एमिट कर रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज होगी, इसको क्यू भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। अब जो न्यू न्यूक्लियस बनेगा वो आप लोगों ने याद रखना है, वो थोरियम होगा। TH इज द सिंबल ऑफ थोरियम। एटॉमिक नंबर थोरियम का कितना बनना चाहिए, 90। एक निकल चुका है 92 में से इसको माइनस करें, 92 माइनस 290, 238 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 234। तो थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर इसका 234 है। एलिमेंट फिक्स होते हैं, जो एलिमेंट अल्फा मिशन करते हैं वो फिर अल्फा मिशन ही करते हैं ना। तो अगर आपसे पूछते हैं इनमें से अल्फा मीटर कौन सा है, तो ये दोनों जिनके हम लोगों ने नाम लिखे हैं, आपका रेडियम भी अल्फा मीटर कर रहा होता है और यूरेनियम जो है वो भी अल्फा मीटर करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो रेडियम है वो थोड़ी देर के बाद बीटा मिशन शो कर दे। न्यूक्लियाई फिक्स होते हैं, जो अल्फा मिशन करता है वो हमेशा अल्फा मिशन ही करता है। तो ये जो दोनों हैं इनको बस एग्जाम्पल के तौर पर याद रखें, दीज बोथ आर अल्फा मीटर, ये दोनों अल्फा मीटर हैं। अल्फा मीटर हैं तो इसका मतलब है जब भी इमिट करेंगे ये फिर अल्फा मिशन ही करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं एडिशनल आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अगर हम अल्फा बीटा और गैमा, क्योंकि तीनों को ही हम लोगों ने पढ़ना है, यही तीनों रेडिएशन है। अगर इन तीनों के थोड़े से हम कंपैरिजन की बात करें ना, तो आप लोगों ने याद रखना है जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा बीटा गैमा में से देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल मैसिव होता है, मैसिव पार्टिकल है। किन को, किन की कंपैरिजन बात करो, अल्फा बीटा गैमा के देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल जो है मैसिव है, यानी इन तीनों में से जो अल्फा पार्टिकल होगा वो सबसे मैसिव पार्टिकल है। मैसिव कह लें, हाईएस्ट पार्टिकल कह लें। इन तीनों में इसकी मैक्सिमम आयनाइजेशन होगी, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन जो होती है वो अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन सबसे क्या होगी, ज़्यादा मैक्सिमम आयनाइजेशन पावर लिख लो कि इसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। इस पर चार्ज भी ज़्यादा ज़्यादा होता है, हाईएस्ट चार्ज होगा। बाकियों पर चार्ज इससे कम होता है, इस पर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। इसकी मास भी ज़्यादा होती है, इस पर चार्ज भी ज़्यादा होगा। मैसिव पार्टिकल इसकी मास 4 मैंने बोली थी ना,
4 असल में क्या है, 4 AMU है ना, इसकी जो मास बनती है 4 AMU होगी। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, इसकी 4 MU बनती है। हाईएस्ट चार्ज आपको बता दिया 2E होगा। E तो आपको पता नहीं कितना होता है, E यहाँ पर बन रहा होता है 1.6 इंटू -19 कूलम के बराबर होता है। बस ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी। ये इसकी इन सारों में इसकी स्लोएस्ट स्पीड होगी, इन सारों में इसकी स्पीड सबसे कम होती है। ये वैसे मैंने जनरल बातें लिखी हैं, अगर कभी वैसे हमारे कोर्स में प्रॉपर्टीज तो नहीं है, क्योंकि अल्फा डीके की बात हो रही, थोड़ा पता होना चाहिए। अल्फा बीटा गैमा में सबसे मैसिव भी यही होता है, मैक्सिमम आयनाइजेशन पावर भी इसी की होती है, हाईएस्ट चार्ज भी इस पर होता है, लेकिन स्पीड इसकी उन सारे पार्टिकल के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो स्पीड इसकी सारों से क्या होती है, इन सारों में से इसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो डीके है वो है आप लोगों के बच्चों बीटा डीके। बीटा डीके जो MD कैट की बुक में है वो तो सिर्फ 2 डीके होते हैं बीटा, एक नेगेटिव बीटा डीके होती है और एक पॉजिटिव होती है। जो MD कैट वाले हैं उनके कोर्स में वैसे सिर्फ नेगेटिव बीटा डीके लिखी हुई है, लेकिन पढ़नी आपको भी दोनों ही चाहिए। नेगेटिव बीटा डीके का भी आइडिया होना चाहिए और पॉजिटिव बीटा डीके का भी आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेगेटिव बीटा डीके पे। जो नेगेटिव बीटा डीके होती है वो बेसिकली क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिव बीटा डीके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मास जो हम लिख रहे होते हैं रेस मास, m0 मीन इलेक्ट्रॉन की जो रेस मास होती है वो आप सारों को पता है कितनी होती है, वो हम 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg लिखते हैं ना। ये अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की रेस मास है। रेस मास आपको पता है जब वो रेस की स्टेट में हो। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास को यूं भी लिख सकते हैं 1/1837 होता है, लेकिन हम फिर उसमें राउंड ऑफ करके इसको 140 लिखते हैं ना। 1/140 मास टाइम्स ऑफ AMU लिख लें, टाइम्स ऑफ AMU। AMU पता है ना एटॉमिक मास यूनिट को कहते हैं। लेकिन अगर आप कभी गौर करें, हम जब इलेक्ट्रॉन को लिख रहे होते हैं तो -10 लिखते हैं, तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो -1 ले रहे हैं, लेकिन हम इसकी मास को 0 लेते हैं। हम इसकी जो मास होती है ना, इसको ज़ीरो मास जो होती है वो हम कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं कि इसकी मास बहुत कम होती है ना, यानी 1/1840 टाइम ऑफ AMU होगी, या हम यू कह लें 1840 टाइम होगी किसका, ऊपर MP लिख सो, MP समझ आ जाएगा ना, मास ऑफ प्रोटॉन का होगी। MP लिखना लिखा नहीं जा रहा, मास ऑफ प्रोटॉन का होगी। मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU होती है, यानी जो मास ऑफ प्रोटॉन हम लिख रहे होते हैं वो हम 1 AMU के बराबर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगी, AMU प्रोटॉन की मास होगी। ये वैसे इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई ख़ास बात वैसे है तो नहीं इतनी, इस पर हम इतना ज़्यादा चर्चा इसका करना शुरू कर दें। लेकिन मैंने एक बात करनी थी जिसके लिए मैं थोड़ा सा वो लंबे डिटेल में चला गया था। तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी रेस मास ये होती है, इनकी मास को 1840 टाइम ऑफ AMU भी बोल सकते हैं, या AMU जो होता है प्रोटॉन की मास 1 एटॉमिक मास यूनिट हम लेते हैं ना, केमिस्ट्री में एटॉमिक मास यूनिट का काफ़ी शोर है। तो AMU की जगह पर मास ऑफ प्रोटॉन बाय दिस हो जाएगा, जिसकी मास प्रोटॉन की मास को जब इतने बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन की अपनी मास भी तो बहुत कम है ना। ठीक है, तो वो फिर इसको हम फिर ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की मास को ज़ीरो कंसिडर करते हैं। सारी ख्वारी इस वजह से की है, आपसे वो पूछेगा बीटा पार्टिकल की मास कितनी होगी, नेगेटिव बीटा पार्टिकल की मास कितनी होगी। तो बच्चे गलती ये करते हैं कि वो बीटा पार्टिकल की मास 9.1 वगैरह चूज़ कर लेते हैं, या ये वाला ऑप्शन या इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। देखिए बीटा पार्टिकल की मास अगर पूछेगा ना तो आप लोगों ने MCQ में लिखना है इसकी जो मास होगी वो अनडिफाइंड होगी। ये क्या होगा जी, कि बीटा पार्टिकल की मास अनडिफाइंड क्यों होगी। देखिए बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है नहीं, बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ये जब फास्ट मूविंग पार्टिकल है तो जब पार्टिकल और इसकी स्पीड पता है क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, अभी इसकी स्पीड की बात भी कर लेंगे।
कि इसकी जो स्पीड होती है ना, चलो मैं लिख सकता हूँ, इसकी जो स्पीड होगी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी जो स्पीड होती है वो क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। तकरीबन इसकी स्पीड बनती है 2.5 इंटू 10^8 मीटर पर सेकंड तक जा सकती है। या जनरली हम ये कह रहे होते हैं इसकी स्पीड जो होती है वो 10⁻⁷ से 10^8 मीटर पर सेकंड होती है। लाइट से कम होती है, लाइट के बराबर तो हो नहीं सकती ना, लेकिन इसकी स्पीड कहाँ तक जा सकती है, 2.5 इंटू 10^8 मीटर पर सेकंड तक जा सकती है। वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब जा रहा है ना ये। तो जब इतनी हाई स्पीड से ये मूव कर रहा है तो इसकी मास इंक्रीज नहीं करेगी। तो बच्चों ये चीज़ हो रही है ना कि एनर्जी जो है वो किस में, E इक्वल टू mc² की बात हो रही है। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, मास में कन्वर्ट हो रही होगी ना। तो इसलिए अगर आपसे कभी पूछे ना नेगेटिव बीटा पार्टिकल की मास क्या है, तो आप लोगों ने ऑप्शन में अनडिफाइंड लिखना है। हाँ वो अलग बात है कि अगर पूछे ना इसकी रेस्ट मास कितनी है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल की रेस्ट मास कितनी है, वो फिर बातें इलेक्ट्रॉन वाली हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भी तो रेस्ट मास लिखी हुई है ना। तो अगर रेस्ट मास पूछे तो बातें सारी इलेक्ट्रॉन वाली हैं। लेकिन अगर रेस्ट मास की बात ना करें, जनरल मास का वर्ड यूज हो जाए, तो इसकी मास अनडिफाइंड होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड तकरीबन इस ऑर्डर में चली जाती है, इतनी हाई स्पीड से मूव करेगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इक्वल टू mc², इसकी मास तो चेंज होती रहेगी, यानी इसकी मास फिक्स नहीं होगी, बल्कि इसकी मास जो होगी वो बच्चों वेरिएबल होगी। और इसकी मास डिपेंड करेगी किस पे, उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगी कि उस वक्त उसकी स्पीड है कितनी। उम्मीद है आपको ये बड़ा सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। दोबारा नेगेटिव बीटा पार्टिकल पे वापस आते हैं। मसला ये कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल चलो मान लिया इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये कहाँ से निकल रहे हैं, न्यूक्लियस से निकल रहे हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि न्यूक्लियस में अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाते हैं। तो इस बात को ओरिजिन आप लोगों ने याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, नेगेटिव बीटा पार्टिकल आते हैं कहाँ से, ये बात कर रहा हूँ। किसी भी न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, उस न्यूट्रॉन के ब्रेक होने से एक प्रोटॉन बनता है, एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, एक और स्मॉल पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, और साथ में एनर्जी तो रिलीज होनी है ना। एनर्जी क्यों रिलीज होनी है वो मैंने आपको बता दी है कि एनर्जी अगर रिलीज नहीं होगी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूट्रॉन जब ब्रेक हुआ तो एक प्रोटॉन बना। इसका मतलब ये हो कि न्यूक्लियस में नेगेटिव बीटा पार्टिकल होता नहीं है, बल्कि जब कोई न्यूट्रॉन ब्रेक होता है ना, जब कोई न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल उस वक्त क्रिएट होता है। ये क्रिएट हुआ है न्यूट्रॉन के ब्रेक होने से, और एक प्रोटॉन बना है, एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल बना है, और ये एक स्मॉल पार्टिकल बना है। इस स्मॉल पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, एंटी न्यूट्रिनो के बारे में पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये वाला जो पार्टिकल होता है ना, ये चार्जलेस पार्टिकल होता है, इस पर चार्ज कोई नहीं होता, और इसकी मास इतनी कम होती है कि इसका मास लेस भी कहते हैं। इसकी नेग्लिजिबल मास होती है, यानी यूँ समझ इसकी मास अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होती है। चार्ज लेस होता है, मास लेस होता है, ठीक है ना, और इनविजिबल भी होता है, इनविजिबल भी होता है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब इसका कुछ भी नहीं है ना, इस पर चार्ज है, मास भी आप कह रहे हैं इसकी 0 है, नज़र भी नहीं आता, तो ये ज़रूरत इसकी यहाँ पर क्या है। ये पार्टिकल इंट्रोड्यूस होता है टू कंजर्व लॉस, टू कंजर्व लॉज। और लॉज में मेनली कौन कौन से लॉज हैं, एनर्जी का लॉ है और मोमेंटम का लॉ है। ये अगर हम पार्टिकल इंट्रोड्यूस ना करवाएं ना, तो इस इक्वेशन के दोनों साइड पे एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकते। ये पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो एनर्जी और मोमेंटम, मैंने बोला था ना किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में सारे लॉज कंजर्व रहते हैं, तो ये पार्टिकल असल में लॉज को कंजर्व करने के लिए ही इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर ये पार्टिकल इस इक्वेशन में नहीं लिखेंगे तो ये इक्वेशन रॉन्ग कंसिडर होगी, क्योंकि दोनों लॉज, दोनों साइड पे एनर्जी और मोमेंटम आप बैलेंस नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। ये वैसे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेगेटिव बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन हो गया ना, कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल का जो ओरिजिन है वो ये वाला है, न्यूट्रॉन का ब्रेक होना। अब इसका मतलब ये कि अगर ये न्यूट्रॉन के ब्रेक होने से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। लेकिन इसमें हो ये रहा है, एक न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ, एक प्रोटॉन बन गया। न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ, प्रोटॉन बन गया, तो मास नंबर पे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क ना पड़ा ना, क्योंकि मास नंबर तो क्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो
एक न्यूट्रॉन टूट रहा है, एक प्रोटॉन बन रहा है, तो मास नंबर तो सेम ही रहा। हाँ, एटॉमिक नंबर पे ज़रूर फर्क पड़ जाएगा। एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक नंबर क्यों इंक्रीज कर रहा है? प्रोटॉन बन रहा है ना, तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर जाएगा। न्यूट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा? न्यूट्रॉन तो एक टूट गया है ना, तो न्यूट्रॉन पहले से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एलिमेंट होगा वो पीरियोडिक टेबल में कितनी पोजीशन शिफ्ट होगा? 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड, यानी ये एलिमेंट 1 पोजीशन जो होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ये बात याद रखिए। अगर नेगेटिव बीटा एमिशन से वो एलिमेंट 1 पोजीशन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो उस एलिमेंट का, जिसकी हम बच्चों बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना 1 इंक्रीज कर जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में थोरियम सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल है। थोरियम जो है वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा होता है। अभी हम लोगों ने थोरियम खुद पढ़ा था, अल्फा मिशन से बना था, खुद ये बीटा मीटर है। थोरियम बना अल्फा मिशन से है लेकिन खुद बीटा मीटर है। इसने जब बीटा पार्टिकल एमिट करना है, अच्छा बीटा पार्टिकल को यूं भी लिखा जाता है, पता नहीं मास हम अज्यूम करते हैं जीरो है, साथ में पूरी इक्वेशन लिखेंगे एंटी न्यूट्रिनो और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। और अब हमें पता है कि इससे एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज करना है ना, एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होता है नेगेटिव बीटा मिशन से, तो एटॉमिक नंबर तो अगर एक इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक नंबर तो कितना बन जाएगा 91। एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज करते हैं, मास नंबर क्या रखना होता है सेम, तो मास नंबर क्या रहेगा 234 सेम ही रहा। बस ये बातें याद रखनी है कि जो थोरियम है वो नेगेटिव बीटा मिशन कर रहा होता है और उससे देखने एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो रहा है। जो पंजाब की बुक है उसमें ये वाली 2 बातें इस टॉपिक में नहीं लिखी हैं, मतलब इस इक्वेशन को इतना उसने लिखा हुआ है, लेकिन अब कंप्लीट इक्वेशन लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन ज़्यादा बेहतर होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पोलोनियम की बात कर लेते हैं। पोलोनियम भी यही है 84 और उसका जो मास नंबर होता है वो 218 होता है। अब पोलोनियम जो है इसने भी बीटा मिशन ही करनी है और नेगेटिव बीटा मिशन करनी है, -10 एंटी न्यूट्रिनो। अगेन ये 2 बातें वहाँ नहीं लिखी, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इससे जो नया न्यूक्लियस बन रहा है वो 80 बन रहा है। 80 स्टैंड फॉर एस्टाटीन, यानी 80 स्टैंड फॉर क्या है? एस्टाटीन बन रहा है। अब एस्टाटीन का एटॉमिक नंबर नेगेटिव बीटा मिशन है, एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज करके लिखेंगे और मास नंबर अगेन क्या रहेगा? सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, मास नंबर मेन सेम, एस्टाटीन। ये 2 फेमस आप लोगों के जो है वो बीटा नेगेटिव बीटा मीटर है। मतलब ये जो दोनों न्यूक्लियस जिसकी हम लोगों ने बात की, एक थोरियम और एक पोलोनियम, ये दोनों नेगेटिव बीटा मिशन करते हैं। इसके अलावा हम इसका एक और भी लिख सकते हैं, एक और बड़ा फेमस केपीके की बुक में से लिखा हुआ है कार्बन C614। ये भी अनस्टेबल होता है C614 जो है, इसने भी अच्छा बीटा मिशन का व्यू भी लिख सकते हैं -10, ई की बजाय बीटा सिंबल भी लिख सकते हैं। बाकी वही बातें एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी रिलीज, ये ना भी लिखे हो तो काम चल जाएगा क्योंकि पंजाब की बुक में उसने इसके बिना लिखे हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन देख के सेंस समझ आ जाता है। अगर 2 इक्वेशन लिखी हुई है कि ये पूरी लिखी हुई हो और एक आधी लिखी हुई है, इवन बुक में आधी लिखी हुई तो फिर तो ठीक, तो पूरी इक्वेशन ठीक होगी ना, आधी तो ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में कोई सेंस ही नहीं है कि वो इक्वेशन में इनकी कोई वर्थ ही नहीं है, वैसे वो बात कर रहा है, तो फिर आप इतने से काम चला सकते हैं। अदरवाइज इक्वेशन कंप्लीट ही आप लोगों को करेक्ट एज्यूम हो। ठीक है, इसमें देख लें, इसमें नाइट्रोजन बन जाएगा और नेगेटिव बीटा है तो एटॉमिक नंबर 6 से इंक्रीज करके 7, मास नंबर रिमेन सेम। ये एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। इसी के साथ ही आप लोगों को नेगेटिव बीटा मिशन की बात होगी। इसी के साथ ही अब हम पॉजिटिव बीटा मिशन की बात कर लेते हैं। अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, अगर एक तो हमें समझ आ गया कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, नेगेटिव बीटा मिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और दूसरा इसकी आयनाइजिंग पावर जो होगी, आयनाइजिंग पावर उसकी तो मैक्सिमम लिखी थी ना, इसकी मीडियम होगी। मीडियम का मतलब ये है कि इसकी आयनाइजिंग पावर जो होगी, आयनाइजिंग पावर का मैं ऑर्डर लिख सकते हो, अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम बीटा की होती है, उससे कम गैमा की होती है। ये आयनाइजिंग पावर है, तो इसकी आयनाइजिंग पावर क्या होगी? मीडियम होगी। या हम यूँ कह सकते हैं इसकी आयनाइजिंग पावर जो होगी वो 100 टाइम्स लेस होगी देन अल्फा से। मीडियम का समझ आ गया, इसकी आयनाइजिंग पावर मीडियम होगी यानी 100 टाइम्स लेस होगी देन अल्फा से। इसकी जो पेनिट्रेशन पावर की अगर बात रखो, पेनिट्रेशन पावर
मास शास तो आपको समझ आ चुकी। वैसे और आसान मैं आप लोगों को कर देता हूँ। आप यूँ समझ लें कि जो आयनाइजिंग पावर होती है ना, आयनाइजिंग पावर को आई लिख सकता हूँ, उसका मास के साथ जो होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। आयनाइजिंग पावर का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और पेनिट्रेशन पावर जो होती है, पेनिट्रेशन पावर का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। आयनाइजेशन पावर का चार्ज के साथ भी वैसे डायरेक्ट रिलेशन बनता है। आयनाइजेशन पावर का मास के साथ भी डायरेक्ट होता है, चार्ज के साथ भी डायरेक्ट होता है, दोनों चीज़ें बनती हैं। तो हमें समझ आ रहा है कि अल्फ़ा की मास ज़्यादा है तो अल्फ़ा की आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। तो अल्फ़ा की आयनाइजेशन का ऑर्डर लिखा है, बीटा से और बीटा की ज़्यादा गैमा से। चार्ज को देख लें, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। अल्फ़ा का चार्ज भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, दोनों के साथ लिंक बना सकते हैं। लेकिन पेनिट्रेट करना जो होता है ना, उसका मास के साथ इन्वर्स है। जिसकी मास सबसे कम होगी उसकी जो पी लिखना चाहिए ना, फिर आई लिख लीजिए। पेनिट्रेशन का मास के साथ इन्वर्स होगा, जिसकी मास कम होगी उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा गैमा की होती है। अब आप कहेंगे गैमा की मास नहीं होती, देखिए गैमा की रेस मास नहीं होती ना, वो भी हम पढ़ लेंगे, फोटॉन है, वर्चुअल मास होती है ना, वर्चुअल मास होगी ना, उस तरह सोच लें इस बात को। तो गैमा की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है देन बीटा से, और बीटा की ज़्यादा होगी अल्फ़ा से। तो वो अगेन वही एमसीक्यू बनता है कि बीटा की पेनिट्रेशन ज़्यादा है अल्फ़ा से, तो बीटा की आयनाइजेशन 100 टाइम लेस है अल्फ़ा से। तो बीटा की जो पेनिट्रेशन होगी ना, वो आप लिख लें अपने पास 100 टाइम्स, 100 याद रखना आसान है, और 100 टाइम बनती मोर होगी देन अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा और बीटा का आपस में थोड़ा सा कंपैरिजन है कि किसकी आयनाइजेशन पावर कम होगी और किसकी आयनाइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर इस तरह इनके कभी कोई आयनाइजेशन वगैरह के सवाल आपस में थोड़े बहुत कंपैरिजन के आ जाए, तो बस अब ये याद रख लें तो आपका काम चल जाता है कि आपको सिर्फ उनके ऑर्डर पता होने चाहिए कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है और किसकी वैल्यूज़ जो है वो क्या आ रही, कम आ रही है। बस यही बात है जी। तो अच्छा, इसके बाद स्लाइड्स उसने पॉजिटिव बीटा की भी बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जो होते हैं, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जो है वो बेसिकली पॉजिट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन होगा, और फास्ट मूविंग भी होगा ये भी, यानी पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जो होगा वो पॉजिट्रॉन होता है, यानी फास्ट मूविंग पार्टिकल होगा। इसकी अगर हम बात करें तो इस पर जो चार्ज होगा वो प्लस ही चार्ज होगा, यानी पॉजिट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, प्लस ही होता है। मास वाली वही बातें हैं जो इलेक्ट्रॉन है, मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो इक्वल टू होगी मास ऑफ किसके, पॉजिट्रॉन के। ये बात लिखने का मतलब क्या है, जो सारे एमसीक्यू इलेक्ट्रॉन के हैं वही सारे एमसीक्यू मास वाले किसके हैं, पॉजिट्रॉन के हैं। ये बात मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ये बात ठीक है अपनी जगह पर, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मास बराबर होती है, लेकिन जो एमसीक्यू उसके लिखवाए हैं वो सेम एमसीक्यू इसके भी होंगे नहीं, क्योंकि दोनों की मास आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये न्यूक्लियस में किधर से आ जाता है, कहते हैं कि पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन के एच, पता नहीं सिंबल प्रोटॉन के लिए लिख सकता हूँ ना मैं, ये सिंबल प्रोटॉन की होती है। अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ब्रेक होता है तो उससे न्यूट्रॉन बनेगा और एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल बनेगा। लॉस को कंजर्व रखने के लिए एक और पार्टिकल बनेगा और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। इस पार्टिकल को हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, न्यूट्रिनो। ये जो पार्टिकल हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इसकी भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वही मासलेस, चार्जलेस, इनविजिबल। क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है, लॉस को कंजर्व करने के लिए। दोबारा बोल रहा हूँ, मासलेस, चार्जलेस, इनविजिबल। और क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, चार्ज को कंजर्व करने के लिए। अगर आप इसके इफेक्ट ज़रा देखना चाहें तो इसमें ये दे रहा, देखिए ना बना क्या है, इसमें एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है ना, बना है नया न्यूट्रॉन। तो इसमें अगर किसी न्यूक्लियस से पॉजिटिव बीटा मिशन हो रही है ना, अगर किसी न्यूक्लियस से पॉजिटिव बीटा मिशन हो रही है तो न्यूट्रॉनिक बन रहा है, न्यूट्रॉनिक ज़्यादा हो जाएगा। क्या ब्रेक हो रहा है, प्रोटॉन ब्रेक हो रहा है ना, तो प्रोटॉन एक कम हो जाएगा। तो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 1 पोजीशन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, यानी यहाँ से पोजीशन का एमसीक्यू आएगा पीरियोडिक टेबल में ना, तो पोजीशन वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 पोजीशन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस हो रहा है, तो 1 पोजीशन वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। एक बात होगी। दूसरा, वो आप लोगों से पूछ सकता है मास पे क्या इफेक्ट होगा। तो प्रोटॉन टूटा है तो न्यूट्रॉन बन गया, मास नंबर की बात हो रही है ना, मास नंबर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो मास नंबर विल रिमेन सेम। ये ए में किसके लिख रहा हूँ, मास नंबर के लिए नंबर है, और नंबर की आपको पता है कोई यूनिट नहीं होती, मास नंबर की याद रखना कोई यूनिट नहीं होती, वो एटॉमिक मास की यूनिट होती है। तो हम तादाद गिन रहे हैं
कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, तो ये मास नंबर है, इसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। तो वो एटॉमिक नंबर उसका एक कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन उसमें एक क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और वैसे अपने पास याद रख लेना, प्रोटॉन जो होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है न्यूट्रॉन से। ये आगे चल के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में देख लेंगे। ये मैंने स्टेबिलिटी की बात की है। अगर पूछे ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, प्रोटॉन ज़्यादा स्टेबल होता है न्यूट्रॉन से। यही वजह प्रोटॉन बहुत कम ब्रेक होता है ना। जब बहुत कम ब्रेक होता है तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको पॉजिटिव बीटा पार्टिकल देने वाले आपको एलिमेंट्स मिले ना। तो प्रोटॉन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर वो पूछता है ना इसमें आप लें इसकी कोई एग्जांपल बताएं, तो पंजाब की बुक में तो खैर है ही नहीं, केपीके की बुक में उसने इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। कार्बन का आइसोटोप उसने लिखा है C611, ठीक है ना। ये वो कहता है कि ये पॉजिटिव बीटा मिशन करेगा, ये पॉजिटिव बीटा मिशन, ये सॉरी न्यूट्रिनो, एंटी नहीं न्यूट्रिनो है सिंपल, और साथ में क्यू लिख एनर्जी रिलीज हो रही। अब मैंने क्या इसका बताया, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, इससे कम हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर अगर हम कम करेंगे, बोरॉन बनेगा, एटॉमिक नंबर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक कम करना है 5, और मास नंबर आप लोगों ने क्या रखना है, सेम। तो मास नंबर इसका भी क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। तो देखिए एटॉमिक नंबर एक कम हो रहा है और मास नंबर इसका क्या कर रहा है, सेम रह रहा है। तो यही कॉमन एग्जांपल है किसकी, पॉजिटिव बीटा मिशन की। यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं। तो कॉलेज की क्लासेस की टाइमिंग चेंज हुई है, पहले 12 बजे तक थी, अब उन्होंने 2 बजे तक कर दी है, तो इसलिए आपकी क्लास मॉर्निंग में ही होगी, ठीक है। कल इसके फिर हम आगे इसको इसके एग्जाम्पल वगैरह से इसको फर्दर स्टार्ट करेंगे।